सेंधवा के आसपास के लोग ज्यादा है हमारे साथ में। तो क्योंकि सेंधवा के आसपास आए हैं तो अपना जो भी सामान बदलना है, कपड़े से लेकर सारी चीजें तो घर गए हुए हैं, लेकिन 35 से 40 लोग चल रहे हैं। उनको भी एक एनर्जी मिलेगी कि हमारे साथ में पूरे इलाके के लोग हैं। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संस्कृति प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संस्कृति प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। शुक्रिया। आज संस्कृति प्रकृति संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा का ये 9वां दिन है और 30 दिसंबर 2023 को, जैसे कि मेरे साथी विजय भाई सोलंकी जो आपके क्षेत्र के निवासी हैं और मेरे साथी हैं, बचपन से ही मेरे साथ में काम कर रहे हैं, अच्छे लोग तैयार हो रहे हैं। तालियों के गड़गड़ाहट से इनके लिए एक बार स्वागत अभिनंदन कीजिए। तो 30 दिसंबर 2023 से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली, जो भारत देश के संविधान रचयिता है, भारत रत्न है और दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा डिग्री वाले व्यक्ति, उनकी जन्मस्थली से इस यात्रा को प्रारंभ करके आज 9वें दिन गोवाड़ी में पहुंचे हैं। गोवाड़ी से हमारा पुराना नाता है। जब भी निकले हैं, एक बार हम यहाँ से निकल करके शायद नांदुरी नासिक तक गए थे और दूसरी बात यहाँ भंवरगढ़ से निकल करके भी यहाँ से गए और तीसरी बार बाटवा से भी निकल के यहाँ से गए हैं। और गवाड़ी के हमारे साथी हमेशा तहे दिल से स्वागत अभिनंदन किया। मैं अच्छी समझदार लोगों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये जो यात्रा हमने चालू की है, हम पढ़े लिख के शासकीय सेवा में आए, 20 साल की नौकरी की। हम 3-4 प्रकार की नौकरियां की शासकीय विभाग में और ज्यादातर नौकरी वाणिज्य कर विभाग, जैसे आप लोग समझते सेल टैक्स विभाग में मैंने नौकरी की। बालसमुद बैरियर में भी मैंने नौकरी की। मेरा एक साथी यहाँ मिल गया, सुरेश भाई, जो मुजालदा ढाबे वाला, बोले सर हम आपके साथ में ड्यूटी किए थे। तो ज्यादातर नौकरी वाणिज्यकर विभाग में और आखिरी में वाणिज्यकर अधिकारी के पद से मैंने नौकरी छोड़ी और 20 साल की सेवा मेरी बची हुई थी उसको, और मेरा जो जीवन बचा हुआ वो समाज और देश के नाम पे समर्पित किया है। यह यात्रा मैंने, चूंकि कुछ न कुछ तय करना पड़ता है लाइफ टाइम काम करने के लिए, तो 4 शब्द मैंने चयन किए: संस्कृति, प्रकृति, संविधान और लोकतंत्र। पहले जो शब्द है 2, वो इस दुनिया के अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए, मानव मात्र के अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए, प्राणी मात्र के अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए जरूरी है। और दूसरे जो शब्द हैं वो दुनिया के तमाम देशों में अलग अलग संविधान हैं और लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उन मूल्यों को बचाने के लिए ये 2 शब्द हैं। तो यदि ये 4 शब्द दुनिया में टिके रहेंगे तो पूरी दुनिया सुखी से शांति से जिएगी। और भारत देश की बात करें तो हम मजदूर से लेकर, किसान से लेकर, महिला से लेकर, पुरुष से लेकर, गरीब से लेकर, अमीर से लेकर, और वो चाहे किसी भी जाति धर्म पंथ के लोग हो, लेकिन वो इस देश में सम्मान से जी सकेंगे। उनको सम्मान से आजीविका कमाने का अधिकार रहेगा। इस देश में उनको स्वतंत्रता से अपनी बात रखने का अधिकार रहेगा। और यदि ये 2 खत्म हुए तो हमारे सारे अधिकार छीन जाएंगे। इसलिए ये जो यात्रा हम कर रहे हैं, ये आदिवासी एकता परिषद के 31वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में जा रहे हैं। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आदिवासियों की है, और शुरुआत में ऐसा लगता है, जो भी व्यक्ति जिस भी समुदाय से निकलता है तो उसको यही एक टैग लगता है ये फलाने समाज का है। लेकिन धीरे धीरे आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये बात सिर्फ आदिवासियों की नहीं है, ये बात जाति धर्म की नहीं है, ये बात मानवता और इंसानियत की है। तो यहाँ पर भी जितने लोग खड़े हैं, कई समुदाय के लोग खड़े हुए, तो यही बात हम स्थापित करने के लिए निकले हैं। हमारे देश में जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, धर्म के नाम पर भेद और लड़ाई झगड़े करके नफरत फैलाई जा रही है। मुझे किसी भी विचारधारा से कोई भी परहेज नहीं है, लेकिन जो चीज गलत है उस पे रोक लगना चाहिए। जिस प्रकार का तांडव इस देश में चल रहा है उस पे
जो देश के चिंतक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, या जिनको जनता चुन के भेजती है, उनको सोच विचार करना चाहिए कि हमने कोई भेद पैदा करने के लिए सभी समुदाय के लोगों ने वोट नहीं दिए हैं। जो भी जिस भी पार्टी का व्यक्ति जीतता है उसको सभी समुदाय के वोट मिलते हैं। पर्टिकुलर किसी एक ही समुदाय का वोट मिला हो और वो चुनाव जीत गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस इलाके में आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन क्या सिर्फ आदिवासी लोग मिलकर ही उसको जनप्रतिनिधि बना देंगे? नहीं, ये गलत धारणा है। इसमें तमाम प्रकार के जाति धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर हैं, वो सब ने मिल के उसको अपना जनप्रतिनिधि बनाया है। तो वो किसी एक वर्ग विशेष या समुदाय विशेष या धर्म विशेष या जाति विशेष की बात करे या उसके हित की बात करे तो वो ठीक नहीं। हाँ ठीक है, जनसंख्या ज्यादा है तो ज्यादा बात और ज्यादा काम वो हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को हम इग्नोर करें। लेकिन इस देश में ऐसा हो रहा है। और दूसरा, अमीरों की सुविधा बढ़ते जा रही है, अमीरों के लिए अच्छे कानून लगातार बनते जा रहे हैं और गरीबों की बात कोई नहीं कर रहा है। और जैसे कि लोकतंत्र की परिभाषा होती है, जनता के लिए और जनता द्वारा चुना गया शासन। तो जो जनता मतलब शासन का मतलब ये होता है, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी आम जनता की हो, चाहे वो निर्णय प्रक्रिया हो या चाहे नीति निर्माण की बात हो। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा देश में। हमको पता नहीं चलता है और देश में रातों रात कानून बन जाते हैं, सदन में चर्चा ही नहीं हो रही है और कानून पास हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार की जो चीजें चल रही हैं, ये चीजें खत्म होना चाहिए। इसलिए ही ये संवेदना यात्रा, जनसंवाद यात्रा लेके हम जगह जगह पे जाके लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों को जरूर लग रहा है कि यार ये क्या तमाशा है, लेकिन तमाशा नहीं है। ये हम सबको बचाने की बात है, भारत देश की रक्षा की बात है, भारत देश की मूल संस्कृति। शब्द लिखा है तो सिर्फ आदिवासी संस्कृति की बात नहीं है, सभी समुदाय की, जन्म से लेकर पूरा जीवन जीने से लेकर मृत्यु तक की जो परंपरा, रीति रिवाज और व्यवहार है, वो सब संस्कृति के हिस्से हैं। और इस देश में अनेकों संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और वो विविधता में ही सुंदरता रहती है। फूल के गार्डन में अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे फूल होते हैं, तो उस गार्डन में मजा ही कुछ अलग होता है। और एक ही प्रकार के फूल हो तो उतना मजा नहीं आता है। तो वैसे ही मेरे भारत देश की संस्कृति महान है और उसमें भी हम हिल मिल के रहते हैं। हमें नहीं मालूम रहता है, ये कुछ लोग स्वार्थी लोग आके सिखाते हैं कि फला ऐसा है, ये फला ऐसा है, ये धर्म वैसा है, ये जाति वैसी है। नहीं, ये ठीक है, हम जहाँ जन्म लिए, जिसमें हमारी आस्था श्रद्धा वो रखी है, लेकिन सबका मान सम्मान मिले, ये हम सबका परम कर्तव्य है। और इस देश का संविधान भी यही बात कहता है। तो आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि आगे हमको लंबा चलना है। फिर कभी मिलेंगे तो लंबी बातें करेंगे, और ये बातें एक बार में नहीं होती है, बार बार मिलेंगे, हम आपको पहचानेंगे, आप हमको पहचानेंगे, और अच्छे काम में हम एक दूसरे के सहभागी और भागीदारी बनेंगे, तब जाके परिवर्तन आएगा। तो हम वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, लेकिन गरीब का भला तभी हो सकता है उसको शिक्षा अच्छी मिले। और इस देश में सरकारी शिक्षा का ढांचा लगभग खत्म हो गया। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उनके कितने के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, जरा हाथ ऊंचे करो। प्राइवेट स्कूल में ठीक है, कम है, लेकिन सक्षम लोगों के यहाँ जाओगे तो सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। जो मास्टर जिस स्कूल में पढ़ाता है ना, उसके भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि स्पष्ट बात है कि मास्टर को विश्वास नहीं है कि यहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलेगी। खुद मास्टर गुरुजी को विश्वास नहीं है। क्यों? वो बोलते हैं कि नहीं, सरकारी सिस्टम जो है नियम कानून से नहीं चल रहा है, इसलिए हमने प्राइवेट के हाथों में दे दिया। तो क्या प्राइवेट के लिए कोई एक्ट नहीं है? प्राइवेट के लिए भी कानून है। जब वो अच्छा हो सकता है तो ये सरकारी सिस्टम भी अच्छा हो सकता है। जब दूसरी चीजों के लिए करोड़ों का बजट, अरबों का बजट बन सकता है, तो जिससे हमारा भविष्य संवरता है, तो वो सबसे ज्यादा बजट का हिस्सा उसमें रखना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा इस देश में। तो हमारे समाज में कोई भी समुदाय हो, तो हमारा यदि गरीबी दूर होगी तो वो अच्छी एजुकेशन से होगी, तो सरकारें या बड़े उद्योगपति को आपके गरीब के बच्चे पढ़े इसकी चिंता नहीं है। आपके बच्चे पढ़े
उसकी चिंता आपके समुदाय और आपके समाज के पढ़े लिखे समझदार और सक्षम वर्ग की जवाबदारी है कि वो हमारे बच्चों को कैसे ठीक से पढ़ा सके। तो यदि कहीं हमको कंट्रीब्यूशन करना पड़े, वो चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो या चाहे मानसिक हो, तो जाके हमको सहयोग करना पड़ेगा। हम अलग से बिल्डिंग नहीं बना सकते। सरकारी स्कूल में यदि एक पीरियड पढ़ाने की बात करोगे तो कोई भी सरकारी सिस्टम आपको मना नहीं करेगा। आप पढ़ाइए, अपना समय निकालिए। हम बोलते हैं ना कि हम किसके लिए कर रहे हैं, हमने तो जी लिया, हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो बच्चों की जब शिक्षा ही अच्छी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? हम दिन रात काम करेंगे, अरबों खरबों रुपए इकट्ठे कर लेंगे, और बच्चे जिस प्रकार के अभी आ रहे हैं, संस्कृति शब्द लिखा मैंने, पाश्चात्य संस्कृति आ रही है। जो भेड़ बकरी गैया चराता है ना बच्चा, वो भी मोबाइल देखता है, और कौन सी पिक्चर देखता है ये आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो जिस दिशा में बच्चे जा रहे हैं हमारा ध्यान नहीं है। रात पहले क्या होता था, 10 बजते और बच्चा सो जाता था। अभी आप देख लीजिए सबके घर में 1 बजी होगी और बच्चा ठंड लगेगी तो कंबल ओढ़ लेकर उसके अंदर मोबाइल चलाएगा। और घर घर में जब शाम को सोने के लिए लेटते थे तो एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन अभी एक की करवट दूसरी तरफ, दूसरे की करवट दूसरी तरफ, और अपना मोबाइल देखते हैं। तो हमारे जो बच्चे कौन सी दिशा में जा रहे हैं? आखिर यदि हम कमाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, और हमारे बच्चों की दिशा सही नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए वो जो कहावत है ना, पूत सपूत का धन संचय और पूत कपूत का धन संचय, कहने का मतलब ये है कि बच्चा अच्छा है तब भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ब खुद अपना कर लेगा। और बच्चा अच्छा नहीं है तब भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि सारा कमाया वो भी गवा देगा। तो इसलिए हमारे देश के जो नौजवान साथी हैं उनमें देशभक्ति की भावना, संस्कृति की भावना, प्रकृति के प्रति रक्षा की भावना, संविधान के प्रति रक्षा की भावना और लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति रक्षा की भावना हमको बचपन से ही डेवलप करना पड़ेगा। और वो अपने घर से, स्कूल से चालू होगा। तो स्कूल पे हमको ध्यान देना होगा। बाकी चीजें तो नीतियों की बहुत सारी हैं, हमको सबको मिलकर लड़ना है। जहां मैं आदिवासी समुदाय की बात करूंगा तो आदिवासी समुदाय को एक जब तक नहीं होंगे, हम भील, भिलारा, बारेला, पटलिया, गोंड, कोरबे से 700 से अधिक समुदाय है, और हमारे पास में जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा सब कुछ है, लेकिन हम गरीब 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 और गरीब होते जा रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हम बटे हुए लोग आपको बांट रहे हैं और वो राज कर रहे हैं। ये राजनीति आपको समझना पड़ेगा। फिर उससे ऊपर उठते हम तो हमको हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, जैन में, बौद्ध में बांटते हैं, आदिवासी, दलित, है ना, बनिया, ब्राह्मण में बांट देते हैं, लेकिन उनका राज चल रहा है बराबर। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा। आपके वोट का वैल्यू ये भी समझना पड़ेगा। गरीब हो या अमीर, सबके वोट का वैल्यू एक ही होता है। जब अवसर मिले, हम ये नहीं कह रहे कि फला व्यक्ति को कि फला व्यक्ति को, जो अच्छा है उस निर्णय के साथ में जाइए, नहीं तो खराब चयन करोगे तो खराब फैसले आपके लिए आएंगे। जो मानवता, इंसानियत और सबसे बड़ी बात संवेदना होना चाहिए, दिल के अंदर दर्द होना चाहिए। उसमें जो भी व्यक्ति परिवार का मुखिया रहता है तो वो अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कैसा भी बच्चा हो, लेकिन सभी के लिए बराबर सोचता है वो। क्या हमारे जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं ऐसी सोच के साथ में आ रहे हैं? ये हमको परीक्षण करना पड़ेगा। एक परिवार को चलाते हैं हम, मुखिया के लिए बड़ा चैलेंज होता, परिवार के सभी मेंबर को खुश नहीं रख सकता है। ये तो आम जनता है, इसको कौन खुश रखेगा? तो कम से कम ऐसा व्यक्ति तो हो जो सबका ख्याल रख सके, सबके बारे में सोच सके, और हमारे आसपास के पर्यावरण और वातावरण के बारे में सोच सके, और ऐसा काम कर सके जैसा आने वाले 100 साल के लिए, 50 साल के लिए कुछ ऐसी चीजें बने कि नहीं, हमने मिलके काम किया था और फला व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का अवसर दिया था, और आज देखिए हमारी पीढ़ी के लिए ये करके चले गए। गर्व होना चाहिए हमको। ऐसा हुआ कि आज तक के इतिहास में हमारे इलाके में नहीं हुआ, क्योंकि उसमें वही दोषी नहीं है। फैसला हम लोगों के हाथ में होता है, तो फैसला हम लोगों के हाथ में होना चाहिए और निर्णय भी हमारा होना चाहिए। मैं इतनी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत समझदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो बात करते हैं, नजरें मिलती है, चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि किस प्रकार की बात है, कितनी बात करना, सुन रहे या नहीं सुन रहे। अच्छा वक्ता तो बराबर पड़ता है, वो बोलता कम है, सबसे ज्यादा चेहरे पड़ता है। अच्छे वक्ता की यही पहचान होती है। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन इतना तो कर लेता हूँ कि अच्छे लोग हैं, इतना पहचान लेता हूँ। तो मैं यहाँ